नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल लाइव वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहां पर जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई अपडेटेड न्यूज़ होता है उसको मैं डिकोड करता हूं बहुत आसान भाषा में। इस टाइम पे सरकारी कंपनियों का और सरकारी जो बैंक हैं उनकी जो बीमा बिक्री की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, और उसमें LIC कहाँ स्टैंड कर रही है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों कोई कंपनी इस टाइम पे ज़्यादा राइज कर रही है, ज़्यादा बीमा बिक्री बेच पा रही है, ज़्यादा कर पा रही है, क्यों सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप किसी सरकारी कंपनी से जुड़े हुए एडवाइज़र हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको अच्छा बिजनेस करने में हेल्प कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 365 डेज का एक चैलेंज चल रहा है, जिसमें 5 जून 2024 से 5 जून 2025 के बीच में यहाँ पर एक कंप्लीट चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम लाइव आकर के रोज आपको 7 से 8 बजे के बीच में 2,90,000 रुपए के 65 प्लस कोर्सेज आपको हम दे रहे हैं। और ये हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो भी चुका है। आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं 352 दिनों से 352 डेज एक दिन भी बिना गैप किए हुए इस बात को प्रूव कर चुका हूं कि अगर कंसिस्टेंसी को अगर आप साथ लेके चलते हैं तो आप मात्र 1 साल में कोई भी सक्सेस, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, इससे भी बड़ा टारगेट हम लेने वाले हैं अपने इवेंट पे आप सबके सामने। इवेंट के टिकट अभी तक बुक नहीं कराए तो बुक करा लीजिए। आप सभी को बताने में अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर 1300-1350 से ज़्यादा वीडियोस मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए यहाँ पे बना चुका हूँ, और 30,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स रोज इस चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बताते हुए और खुशी हो रही है कि 66,000 के आसपास इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और उसमें से 30,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स तो एक्टिवली जुड़े हुए हैं जो हर रोज हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, SBA हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, ABM सेल्स हैं, या किसी भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़े हुए फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस चैनल पर हर रोज 3-4 वीडियोज हम ऐसे बनाते हैं जो कि आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सरकारी बीमा पॉलिसियों की बिक्री में गिरावट क्यों आ रही है इसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। प्राइवेट बीमा बिक्री में दोगुनी रफ्तार कैसे आ गई है इसका हम एनालिसिस करेंगे। सरकारी बैंक कर्मचारियों को बीमा बेचने में इस टाइम पे क्यों उनका मन नहीं लग रहा है, क्यों इस टाइम पे सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों का प्रदर्शन नीचे कम होता जा रहा है, क्या इससे सरकारी बीमा एजेंट्स की कमाई और उनके फील्ड पर होने वाले कोई जो इंप्रेशन होते हैं उस पर कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। अब एजेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या नई तकनीक, क्या नई रणनीति, क्या नया स्ट्रैटेजी आपको अपनाना पड़ेगा, कौन सा नया चेंज लाना पड़ेगा जिससे कि आप इस बिजनेस में सस्टेन हो पाएंगे। अब सरकारी बीमा बिक्री में सुस्ती और प्राइवेट बैंकों ने क्यों रफ्तार पकड़ी है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बैंकों में जो सरकारी बैंक है, जो PSU बैंक है, खास करके वो ज़्यादा इफेक्टेड है इस टाइम पे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सरकारी बैंकों के जरिए बिकने वाली जीवन बीमा पॉलिसियों की जो वृद्धि थी वो 6% रही। अगर वही हम बात करें मार्च 2025 में तो ये 7%, मतलब घटकर 2% रह गई थी, जबकि FY 24 में 7% थी। मतलब जबकि ग्रोथ करना चाहिए, यहाँ पे डाउनफॉल आ गया सेल्स में। अब वो डाउनफॉल क्यों आ गया, अभी मैं सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट बैंकों से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल SDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक, बजाज लाइफ, ये इसमें कई सारी और भी कंपनीज हैं, उनकी जो पॉलिसीज थी उसमें इसी टाइम फ्रेम में 2025 और 2024 के बीच में दोगुनी ग्रोथ दर्ज की गई है। तो वहीं पर क्यों ऐसा क्या हुआ कि PSU बैंकों की जो सेल्स करने की स्पीड है वो बहुत कम हो गई। इसमें LIC भी है, SDFC बैंक और ICICI बैंक अपने मजबूत क्रॉस सेलिंग नेटवर्क के लिए बीमा पॉलिसी को बड़े पैमाने पर ग्राहकों तक पहुंचा पाने में सफल हुआ है, ये बात हमको माननी पड़ेगी।
अब यहाँ पर गिरावट के कारण हैं, जो कि 5 कारण हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएसयू सेक्टर की जितनी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं इंक्लूडिंग एलआईसी, उनमें 5 कारण ऐसे क्या है। पहला है प्रोत्साहन योजना में कटौती। अब ये प्रोत्साहन योजना क्या है, जैसे इंसेंटिव प्लान्स के बारे में बात करते हैं। पहले जितनी भी सरकारी बैंक या सरकारी कंपनियां इंश्योरेंस में थी वहां पर अच्छा मोटा इंसेंटिव्स था, अब उसको रिस्ट्रक्चर करके तोड़ मरोड़ करके एजेंट्स को कमीशन कम कर दिया गया, या तो उनको कमीशन बांट दिया गया, या तो कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, रिवॉर्ड में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। अब कई बैंकों जैसे पीएनबी, यूनियन बैंक, केनरा बैंक ने ये सुविधा बहुत हद तक बंद ही कर दी है। तो जो प्रोत्साहन राशि थी वो जब बंद हो गई है तो पीएसयू बैंकों के जो एडवाइजर्स हैं वो अच्छी सेल्स नहीं कर पा रहे। अब अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो वह है स्कोर कार्ड सिस्टम में बदलाव। जो जैसे एलआईसी में क्लब मेंबरशिप के रूल्स थे, एजेंट्स के रूल्स थे, इनमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। मैं सिर्फ एलआईसी की बात नहीं करूंगा, जितने भी पीएसयू सेक्टर के बैंक है जो इंश्योरेंस ऑफर करते हैं उनमें जो स्कोर कार्ड सिस्टम था उसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब बीमा बिक्री से मिलने वाले स्कोर जो है वो कम हो गए, क्रेडिट्स कम हो गए। इससे कर्मचारियों को और जो उनके एडवाइजर्स है उनको टारगेट पूरा करने का फायदा ही नहीं मिल पा रहा है। अब जब टारगेट पूरा करने पे क्रेडिट से नहीं मिल रहे तो उनकी जो जो सेल्फ एक तरीके से मोटिवेटेड होकर वो काम कर रहे थे ना, वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है एडवाइजर्स में। पीएसयू सेक्टर्स के बैंक्स की बात कर रहा हूं मैं वहां पर। तीसरा है कि आरबीआई की भी हिदायत थी। आरबीआई ने खुद ही बोला भैया बैंकों को बैंकिंग में ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये नहीं प्राइवेट वालों को ऐसा ज्यादा कुछ नहीं बोला कि भैया आप भी तो कर रहे हो, आप तो और एग्रेसिवली काम कर रहे हो। बस छोटा सा एक बैंक का इंश्योरेंस को एक धमकी दे दी कि भाई आप बैंक का इंश्योरेंस को थोड़ा अच्छे से करो, ये करो वो करो। तो जिससे क्या हुआ, बीमा बिक्री को कम प्राथमिकता दी जा रही है और ये जानबूझकर नहीं, मजबूरी में भी किया जा रहा है। फोर्थ, एजेंसी कल्चर और ट्रेनिंग की कमी। अब अगर मैं पीएसयू सेक्टर की कंपनीज की बात करूं, पीएनबी, मेटलाइफ के कई सारे एजेंट्स मेरे साथ में हैं और कैनरा के एजेंट्स हैं कई सारे, वो कंप्लेन करते हैं अपने कंपनी के बारे में कि हमें ट्रेनिंग के नाम पे कुछ भी नहीं, बस पॉलिसी लाओ। सरकारी बैंकों के पास में बीमा बेचने के लिए न तो कोई प्रोफेशनल एजेंसी मॉडल है और न ही बिक्री करने के लिए ठोस कोई ट्रेनिंग मॉडल्स उनके पास में अवेलेबल है। जितने सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स पीएसयू सेक्टर में हैं वो एक्सटर्नल ट्रेनर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बाहर से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और वो ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है कि मतलब हर कोई एडवाइजर वो ट्रेनिंग ले पाए। ट्रेनिंग के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा रखे देश में, इसीलिए तो मैंने 365 दिन का चैलेंज लिया कि जो मेरी बुद्धि में आता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं वो 365 दिन भाई लोगों को दूंगा। और ये करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए कि मैं 352 दिनों से काम कर रहा हूँ, एक दिन का भी आपके भाई ने गैप नहीं किया। और यहाँ पर एक लास्ट कारण ये भी हो सकता है कि कस्टमर्स को गुमराह करने की कोशिश जो पहले होती थी अब उनसे थोड़ी दूरी बनाई जा रही है पीएसयू सेक्टर से, क्योंकि पीएसयू सेक्टर को बैंकिंग में भी फोकस करना है, ठीक है। और एलआईसी एजेंट्स भी कई सारा पहले मिस सेलिंग का भी कंप्लेंट्स आती थी, बट इस टाइम पे एलआईसी एजेंट्स को भी अब जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कस्टमर्स को बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी सस्टेन करना है। तो पिछले वर्षों में खुद सरकारी बैंक कर्मचारी द्वारा कस्टमर्स को आधी अधूरी जानकारी देकर के बस पॉलिसी भेजने की कोशिश होती थी। अब बैंक इससे थोड़ा पीएसयू सेक्टर के बैंक थोड़े से दरकिनार कर रहे हैं, पीछे बचना शुरू कर रहे हैं ताकि बैंकिंग रेपुटेशन खराब ना हो। तो ये तो थे वो रीजंस। अब प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं भाई, ये भी तो समझ लें। क्या कोई ऐसे पॉइंट है जो एलआईसी एजेंट उनसे पिक कर सकता है? क्या कोई ऐसे पॉइंट है जो पीएसयू सेक्टर के एडवाइजर्स उनसे पिक कर सकते हैं? व्हाट आर द मेन की पॉइंट्स दैट दे आर यूजिंग टू इंप्रूव देयर बिजनेस? द फर्स्ट इज हाई टारगेट सेल्स कल्चर। मतलब उनको अच्छे टिकट साइज को प्रोत्साहन दिया जाता है। 1000 रुपये महीने की पॉलिसी नहीं बेची जाती वहाँ पे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए से बात शुरू होती है। जबकि पीएसयू सेक्टर की कंपनीज में हम सर 500 रुपये महीने की पॉलिसी करा दो, 1000 रुपये की बस करा दो, बस ये बातें होती हैं। लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस में, प्राइवेट कंपनीज में बहुत तगड़ा टिकट साइज है उनका, ठीक है। तो उसको हम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्राइवेट बैंकों में कर्मचारियों पर ज्यादा टारगेट्स होते हैं और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए बीमा एक बड़ा हथियार है। वहां पे कर्मचारी भी बीमा बेचने में लगे, एजेंट्स भी बीमा बेचने में लगे, इसलिए वहां का स्टाफ भी जो है ना वो इंश्योरेंस को बहुत ही एक्टिवली सेल कर रहा है। और मैं तो कहूंगा इंश्योरेंस ही बेच रहा है वो, बाकी काम भूल गए बैंक, ठीक है। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उनको इस चीज के लिए। तो जब इंसेंटिव बहुत तगड़ा मिलेगा तो उस टाइम पे डेफिनेटली वो लोग काम करेंगे, क्योंकि प्राइवेट बैंकों के साथ में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के साथ में उनके साथ टाई अप किया हुआ है और इसके चलते क्या है, जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनको मोटा इंसेंटिव मिल रहा है, जो कि उन्हें बड़ा बीमा बेचने के लिए, ज्यादा बीमा बेचने के लिए प्रेरित करता है। बिकॉज द बेस्ट मोटिवेशन इज व्हाट? मनी, ठीक है। तीसरा, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स दिए हुए हैं प्राइवेट बैंकों ने।
उससे एक अलग सा फील आता है कि यार मेरा एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर है जिसको मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब वो बात अलग है कि बंदा आपको भी कस्टमर को पॉलिसी चिपका करके कब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, नो वन नोज। मैं अभी नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा तो प्राइवेट वालों को दिक्कत हो जाएगी, बट मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक उन्होंने RM सेट किया हुआ है कि भाई दिस इज़ योर परमानेंट, दिस इज़ योर रिलेशनशिप मैनेजर, इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन गेट इन टच विद देम। तो कस्टमर को कई बार एक ना सेल्फ सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है कि आई हैव समवन टू टेक केयर ऑफ मी। जैसे बैंकों में भी आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, और वही आपको इंश्योरेंस का भी रिलेशनशिप मैनेजर होता है। तो सोच के देखो, उसने ट्रेनिंग भी अच्छे से करी हुई है। हर प्राइवेट बैंक के पास में वेल्थ कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए, अच्छे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए वो रिलेशनशिप मैनेजर रखते ही रखते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। तो क्या ये हम भी कर सकते हैं? इस पे PSU सेक्टर की कंपनीज को सोचना चाहिए। और एक पॉइंट है कि उनके जो इकोसिस्टम है ना, डिजिटल इकोसिस्टम, वो बड़ा इंप्रूव्ड है। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत पैसा लगा इस चीज़ पे। सारा काम उनका डिजिटल हो रहा है यार, हर चीज़ उनकी फ़ोन पे हो जाती है। यहाँ पे फॉर्म पे फॉर्म, फॉर्म पे फॉर्म, फॉर्म पे फॉर्म भरवाए जाते हैं। मतलब इतना मोटा पुलंदा जब तक ना बने तब तक बीमा पॉलिसी नहीं होती। जब तक 5 किलो के पेपर इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक इन क्लेम नहीं दे पाते ये लोग PSU सेक्टर में। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस चीज को डिजिटाइजेशन की मदद से दूर किया जा सकता है, और वो कहीं हद तक PSU सेक्टर इंक्लूडिंग LIC बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बट इसमें टाइम लग रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी, आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का काम कितना स्लो होता है ना। अब प्राइवेट बैंकों ने डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, ईमेल कैंपेन, टेलीकॉलिंग, लीड नर्चरिंग, पॉलिसी कन्वर्जन, कंपैरिजन, बहुत सारा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। इनसे हम ये चीज़ सीख सकते हैं। बेटर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, ये बढ़िया बढ़िया ट्रेनर्स को अपने पास में लेके आते हैं, उसको पैसा देते हैं, अपने एजेंट्स को बढ़िया ड्रेस कोड फॉलो कराते हैं, बढ़िया टिकट साइज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, बढ़िया कमीशंस दे रहे हैं, बढ़िया इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब कर रहे हैं तो इनके एजेंट्स अच्छा टिकट साइज़ लेके आ रहे हैं, उसको हम कॉपी कर सकते हैं। नीड एनालिसिस टूल्स हैं इनके पास में, इनके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टूल्स होते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज, कंप्लायंसेस, हर चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इनके एडवाइजर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ PSU सेक्टर को कॉपी नहीं करना चाहिए? कमेंट करके बताइए ना आप एक अगर लीडर हैं किसी भी PSU सेक्टर में, अगर आप LIC में DO हैं, SBA हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, ABM सेल्स हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ इनिशिएट करना चाहिए कि अपने एडवाइजर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। अपने ब्रांच लेवल पर अच्छी ट्रेनिंग कम से कम दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलाइए, मैं एक भी पैसा चार्ज नहीं करूँगा। मैं आऊँगा और जो भी पॉसिबल मेरे से बन पाएगा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये चीज़ करनी चाहिए। डेटा ड्रिवन कॉस्ट सेलिंग कर रहे हैं भैया, इनके पास डेटा है, और डेटा LIC के पास जितना उतना देश में किसी कंपनी के पास नहीं है। अगर LIC चाहे तो अपने डेटा के बेस पे जितने सारे बैंकों का इकोसिस्टम है कोलैप्स कर सकती है, धराशायी कर सकती है, केवल और केवल डेटा के बेस पे। मैं खाली एक LIC की बात कर रहा हूँ। LIC इज वन ऑफ द ग्रेट कंपनी इन इंडिया। डेटा की कीमत LIC का मैनेजमेंट पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और डेटा इज द की ऑफ सक्सेस नाउअडेज। तो LIC के पास 32 करोड़ कस्टमर्स का डेटा है मेरे भाई, शायद और भी ज्यादा कस्टमर्स का डेटा होगा जो निकल गए। उस डेटा को एनालाइज करके उसका एक एनालिटिक्स सिस्टम बना करके किसको क्या दिया जा सकता है, किसको खुश किया जा सकता है, किसका जो पेंडिंग पैसा उसको दे करके उसको खुश करो, पॉलिसी कन्वर्ट करो। ऐसा कुछ LIC को भी करना चाहिए, जिससे कि LIC की DO का भी फायदा होगा, एजेंट का भी फायदा होगा, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, कंपनी में कैश फ्लो आएगा, कंपनी के पास और रिपीट बिजनेस आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि LIC अगर 1 लाख रुपए किसी को दे रही है जो उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, अटका पड़ा है, उसमें वो उसको अगर दे दे तो वो बंदा उसी को री इन्वेस्ट कर देगा। तो इससे वही पैसा घूम फिर के LIC के पास ही आ जाएगा, और वहां पर रेपुटेशन भी बन जाएगी, और नया बिजनेस भी जनरेट हो जाएगा। एजेंट को कमीशन मिल जाएगा, DO को क्रेडिट मिल जाएगा, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। हजारों करोड़ रुपए सस्पेंस अकाउंट में डाला हुआ है सर, अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, क्यों उसको दूसरों को दिया नहीं जा रहा जो उसके हकदार है। खैर, प्राइवेट बैंक अपने कस्टमर्स को पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल एक तरीके से बना करके दे रहे हैं, उससे उन्हें पता होता है कि किस कस्टमर्स को कौन सा बीमा प्रोडक्ट देना है। यूलिप, टर्म, एंडोमेंट, पेंशन, सब चीज़ का कॉम्बिनेशन बना के बैठे हैं। तो उस चीज़ को हमें कॉपी, देखो ना आप, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस, कोटक, ID, इन बैंकों के पास बीमा पार्टनर्स हैं अपने अपने, और हर किसी की यूनिकनेस है। कोई डिजिटली अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कोई वेल्थ क्लाइंट्स के लिए कर रहा है, कोई टारगेटेड क्लाइंट्स के लिए कर रहा है, कोई एंड यूजर कस्टमर्स के लिए काम कर रहा है, कोई लोन पे काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटीज। अब बात आती है LIC पे। LIC को सबसे ज़्यादा नुकसान सरकारी बैंक चैनल की सुस्ती से हो रहा है, क्योंकि LIC भी बैंक का इंश्योरेंस को प्रमोट करता है, क्योंकि इसका मुख्य वितरण नेटवर्क सरकारी बैंक और उसके अपने एजेंट होते हैं, जो कि
बैंक का इंश्योरेंस के साथ होता है, और वहाँ से भी LIC को नुकसान हो रहा है क्योंकि वहाँ पर बिजनेस वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो चेंजेस जो मैंने दिखाया कि प्राइवेट बैंक जो ये कर रहे हैं, उसको मुझे लगता है LIC को भी अपने बैंक का इंश्योरेंस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। LIC की ग्रोथ प्राइवेट कंपनी की तुलना में धीमी हो रही है, ये बात आप प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। मैनेजमेंट को ये वीडियो जानी चाहिए जो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। आप देखिए ना, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करोगे तो ठीक है, वहाँ पे हमारे को कोई छू ही नहीं सकता, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई। लेकिन मार्केट शेयर की बात करो ना आप, मार्केट शेयर कितनी जल्दी हम लूज कर रहे हैं, बड़ा हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट है, ये हमारे लिए बड़ा रेड साइन है कि हमारा मार्केट शेयर बहुत तेजी से जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। उसको हमें सस्टेन करने की जरूरत है, सस्टेन करने के लिए उसको रिटेन करने की जरूरत है। उसके लिए जो कदम उठाने की जरूरत है, प्लीज़ उठाएं LIC। 14 लाख एजेंट देश में किसी कंपनी के पास नहीं है। एक बार एजेंट को, DO को खुश कर दें तो हम लोग मार्केट में छा सकते हैं दोबारा से। हर घर में बीमा पॉलिसी दे सकते हैं, बढ़िया पॉलिसी दे सकते हैं। थोड़ा सा LIC को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, खासकर जो मल्टी चैनल अप्रोच है उसकी कमी है LIC में। मल्टी चैनल अप्रोच में LIC कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में LIC की इंडिविजुअल पॉलिसी बिक्री में 5 से 6% की ग्रोथ देखी गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। जबकि SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC 10, 15% की ग्रोथ लेके आ रहे हैं यार। LIC की बहुत सारी पॉलिसीज सरकारी बैंकों से बिकते थे, SBI से बिकते थे, PNB से बिकते थे, बहुत सारे उनसे बिकते थे। लेकिन अब जब सरकारी बैंकों की बीमा की बिक्री धीमी हो गई है तो इसका सीधा असर कहाँ पे पड़ रहा है? LIC पर भी पड़ रहा है। तो LIC का NB का जो बिजनेस है वो कम हो रहा है। LIC का अपना बैंकिंग चैनल नहीं है इस टाइम पे, केवल एजेंट नेटवर्क और डायरेक्ट सेल्स पर ये निर्भर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने एजेंट्स को ही खुश कर दो। 14 लाख की जनता है हमारे पास में, 14 लाख एजेंट है, ठीक है। कोई एक्टिव है नहीं है उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इन 14 लाख एजेंटों को कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव दे दीजिए ना, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे दीजिए, बढ़िया कमीशंस दे दीजिए। डेफिनेटली बहुत बढ़िया काम LIC आज के डेट में कर सकते हैं, क्योंकि LIC जैसे प्रोडक्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही हैं, डिजिटल तरीके अपना रही हैं। LIC आज भी ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि LIC ने कई सारे डिजिटल इनोवेशंस भी किए इस टाइम पे, नए नए ऐप लॉन्च किए, बट वो सफिशिएंट नहीं है। LIC के पास अपना खुद का कोटेशन जनरेट करने वाला ऐप नहीं है। अब यहाँ पे आप दलील देंगे कि है ना भैया वो सेल्स आती है, कुछ नहीं है यार उसमें। एजेंट समझा ही नहीं पा रहे कि 4% मिलेगा, 8% मिलेगा। पूछा जा रहा है क्लस्टर मीटिंग्स में तो जवाब ही नहीं मिल पा रहा अधिकारियों की तरफ से। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मुझे लगता है LIC के पास इतना पैसा है, वो चाहे तो सारी जो ये थर्ड पार्टी के सबको खरीद डालो, उनको बोलो देश का सबसे बढ़िया एक आप सिस्टम बनाओ, LIC का ठप्पा लगा करके उस पर कोटेशन जनरेट करके देते हैं। देखो ना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एजेंट्स का। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वही काफ़ी है। अगर बैंकिंग चैनल बीमा बिक्री से पीछे हटता है तो इसका असर राष्ट्रीय कवरेज पे पड़ेगा, और वित्तीय सुरक्षा तंत्र जो इंडिया का पेनिट्रेशन है वो गंभीर रूप से और ज़्यादा नीचे जा सकता है। सोच के देखिए ना, 7% से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4% के 3.5% के आसपास आ गया है शायद। सोच के देखो आप। अब बीमा एजेंट्स को करना क्या चाहिए? अभी तक प्रॉब्लम की हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम जरा सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एक तो LIC एजेंट्स को और LIC कंपनी को, जितनी भी PSU सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में, उनको नया पार्टनरशिप मॉडल ढूंढना चाहिए। और वो पार्टनरशिप मॉडल एजेंट्स के साथ भी हो सकता है, DOs के साथ हो सकता है, ABM सेल्स के साथ हो सकता है, SBS के साथ हो सकता है। उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो यार, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं एडवाइस करूं LIC के मैनेजमेंट को कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन बीइंग एन एजेंट कुछ पॉइंट हमारे भी तो सुन लो, क्योंकि हर कोई आपको कोई पॉइंट्स दे सकता है और फायदा हो सकता है। जहां सरकारी बैंक रुचि नहीं दिखा रहे, वहां पे प्राइवेट बैंक, NBFC बैंक, फिनटेक कंपनीज के साथ में LIC को टाइप करना चाहिए। जहां पे बैंकों से नहीं बिक रहा भाई, कान ऐसे पकड़ा जा रहा है तो ऐसे भी तो पकड़ा जा सकता है, दूसरे तरीके से चले जाइए ना। आप डिजिटल कंपनी जो इंश्योरटेक कंपनीज आ रही हैं उनके साथ काम करिए, मतलब और भी तरीके काम से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलूँगा कि आप अगर अपने एजेंटों पे ध्यान दे सकते हैं, अगर आप अपने DO CLI पे ध्यान दे सकते हैं, ये काफ़ी है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े मोटिवेशन के साथ में हम लोग काम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें और प्रोत्साहन राशि की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, LIC एजेंट अपने आप को सिर्फ बैंकों पर निर्भर ना रखें।
ठीक है, आप खुद भी उस पर प्रॉपर तरीके से काम करें, अपने लेवल पे एक एजेंसी बिजनेस के तौर पे इसको काम करें, उससे ज़्यादा फायदा हो। खुद को प्रोफेशनल एडवाइजर समझो, आप खाली एक एजेंट मत बोलो। आप एजेंट शब्द बहुत ही वाहियात लगता है मेरे को, बहुत ही बेकार शब्द लगता है। आप एडवाइजर हैं, आप बीमा बिक्री में हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कोई और नहीं करते काम, तो कस्टमर की जो ग्राहक की जो ज़रूरत है उनको समझ करके आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, तो शायद वो पॉलिसी सरेंडर नहीं होगी। डिजिटल चैनल्स को अपनाएं हैं एडवाइजर्स, और कंपनी भी डिजिटल चैनल्स के माध्यम से ज़्यादा मार्केटिंग करे, जिससे कि और ज़्यादा बिजनेस एलआईसी के अंदर में आ पाए और एलआईसी का एनबी का करेक्शन बढ़े। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये 7 टूल्स पे मेरा सोशल मीडिया पैकेज एलआईसी एजेंट्स या पीएसयू सेक्टर के एजेंट्स या इवन प्राइवेट एजेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सब कुछ करना है यार। इतना सब करने के बाद परिवार भी देखना है, घर बार भी देखना है, रिश्तेदारी भी निभानी है। आप कब इन चैनल्स पे काम करोगे? नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप जैसे तैसे 1-2 वीडियो रोज़ एक वीडियो शूट कर सकते हो, तो वो काम हमारी कंपनी को आप असाइन कर सकते हो कि भाई ये लो मेरा रॉ वीडियो, इसको बढ़िया एडिट करो, डेकोरेट करो और पब्लिश करो। ये काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारे सोशल मीडिया पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस नंबर पे नरेश जी से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। ठीक है, टारगेटेड क्लाइंट्स पे काम करिए। जिसके 2 हाथ हैं 2 पैर है उसको बीमा बेचना, भाई ये बेवकूफ़ी मत करिए। जिसने सिखाया बहुत गलत सिखाया। आप पहले अपना कस्टमर समझिए। एप्पल अगर आईफोन बेचना चाहता है तो उसने अपना एक टारगेट मार्केट सेट किया मेरे भाई। अगर डी मार्ट ने अपना धंधा करना है, अफोर्डेबल चीज़ें देनी है, तो उसका मीडियम लोअर सेगमेंट का इनकम ग्रुप है जहाँ पे बाई वन गेट वन आसानी से दे देते हैं। विशाल मेगा मार्ट का अपना एक अलग टारगेट मार्केट है मेरे भाई। शॉपर स्टॉप का अलग टारगेट मार्केट है, बरिस्ता का अलग टारगेट मार्केट है, चायोस का अलग टारगेट मार्केट है। इंश्योरटेक कंपनीज की बात करें तो डिजिट इंश्योरेंस का टारगेट मार्केट है। हर कंपनी ने टारगेट मार्केट को डिफाइन किया है। आप कब डिफाइन करेंगे? आप अपने टारगेट मार्केट को डिफाइन करिए, चेक करिए किसके पास आप बीमा के लिए जाना चाहते हैं, जिसके पास में आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। बैंक कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए बैंक मैनेजर, रिटायर्ड कर्मचारी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और सीए इनका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, बैंक कस्टमर्स के लिए ट्रेनिंग लेकर खुद को अपडेट करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ट्रेनिंग लीजिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको जहां से मिल रही ले लीजिए, नो इश्यूज। बट ट्रेनिंग लेने से पहले, उसको पैसा देने से पहले जरा मार्केट रिसर्च कर लो। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, जो सिखा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है उस टॉपिक पे। ये आप एक बार रिसर्च करेंगे तो मुझे लगता है आप एक इन्फॉर्म्ड और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और अच्छे ट्रेनर के साथ आप जुड़ पाएंगे। आज का एजेंट वो है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नीड एनालिसिस, इनकम रिप्लेसमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में माहिर हो। अगर आप सिर्फ एक ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, बस सर ये ले लो, टारगेट पूरा कर दो, कमीशन दे दूंगा वाली मेंटालिटी से काम करें, तो शायद काम नहीं बनेगा। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ये डिटेल एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, 8 जून 2025 को हमारा दिल्ली गालिब ऑडिटोरियम ITO के पास में एक इवेंट हो रहा है, जो कि 9 to 5 यानी कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का सेशन है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स हम लेके आ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि उसकी टिकट अभी के अभी आप रजिस्टर कर लें। स्क्रीन पे बोर्ड लाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके अपनी सीट आप बुक करा सकते हैं। और डेली इवेंट की टिकट बुक नहीं करी वो बुक कर लीजिए, मात्र 1500 रुपये की टिकट है। ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स और न जाने कितनी सारी चीज़ें हम वहाँ पर देने वाले हैं। देश के टॉप एडवाइजर पंजाब सर हैं और नोएडा का नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइजर चित्रंजन कुमार COT एडवाइजर वहाँ पर अपनी कॉर्पोरेट शेयरिंग करेंगे, आपको बताएंगे HNI सेक्टर में कैसे काम करते हैं। पंजाब सर इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएंगे, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाऊंगा। तो हमने एक पूरा ब्लेंड बना दिया। चैलेंज कर रहा हूँ, दिल्ली अगर आप आते हो तो ये इवेंट आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट हो सकता है। बाकी आप सब लोग डिसीजन लेकर के अपना फाइनल डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल हमें बताएं। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।